सुबह सुबह राजनगर के अखबारों में सेठ विक्रमदास की हत्या की खबर बहुत बड़े अक्षरों में छपी थी। विक्रमदास राजनगर के बहुत ही इज्जतदार और बड़े आदमी थे। हर जगह लोग इसी खबर को पढ़ रहे थे और इसी बात को लेकर हर जगह चर्चा हो रही थी। एजेंट विनोद भी अपने घर में इस खबर को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। ये तो कमिश्नर अंकल का कॉल है। इतनी सुबह जरूर कोई खास बात होगी, वरना इतनी सुबह तो वो कभी कॉल नहीं करते। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? इतनी सुबह कैसे याद किया मुझे? फोन उठाते हुए विनोद ने कमिश्नर से कहा। विनोद, तुमने विक्रमदास की हत्या वाली खबर तो पढ़ी होगी ना? मुझे तुमसे इस केस के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। फौरन मेरे ऑफिस चले आओ। दूसरी तरफ से कमिश्नर ने कहा। ठीक है अंकल, मैं अभी आता हूँ, विनोद ने कहा और फिर अपनी गाड़ी से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल गया। विनोद एक शौकिया जासूस था। कम उम्र होने के बाद भी उसने अपनी बुद्धि और चतुराई से पहले भी कई मुश्किल केस सुलझाकर पुलिस की बहुत मदद की थी। कमिश्नर उसके इस प्रतिभा से बहुत खुश रहते थे और अक्सर मुश्किल केस में उसकी मदद लेते थे। थोड़ी ही देर में विनोद पुलिस हेडक्वार्टर कमिश्नर के पास पहुंच गया। विनोद, कल रात को विक्रमदास की उनकी हवेली में रहस्यमय तरीके से खून हो गया है। अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस पर खूनी को पकड़ने का बहुत ज्यादा दबाव है। इंस्पेक्टर संजय इस केस पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी पुलिस के साथ इस केस पर काम करो। कमिश्नर ने उम्मीदों से देखते हुए विनोद से कहा। हाँ जरूर अंकल, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। इतना कहकर विनोद विक्रमदास की हवेली की तरफ निकल पड़ा। विक्रमदास की आलीशान हवेली पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। कुछ पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे थे। बिना समय गवाए विनोद सीधा इंस्पेक्टर संजय के पास पहुंच गया। इंस्पेक्टर संजय एक चंदू नाम के आदमी से पूछताछ कर रहा था। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं मालूम, चंदू ने कहा। ठीक है, अभी तो तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, संजय ने चंदू को कड़क आवाज में बोला। और फिर तभी इंस्पेक्टर संजय की नजर विनोद पर पड़ती है। अरे विनोद, तुम आ गए? अभी थोड़ी ही देर पहले कमिश्नर साहब ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में बताया था, संजय ने विनोद को देखते हुए कहा। और फिर विनोद को केस के बारे में बताना शुरू किया। विक्रमदास एक सफल व्यापारी थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के होने के साथ वो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी थे, थोड़े मुंहफट भी थे। गुस्से में अक्सर लोगों को चुभने वाली बातें बोल दिया करते थे। विक्रमदास के परिवार में उनके 3 लड़के हैं, निर्मल, आनंद और दीपक। तीनों में से अभी किसी की शादी नहीं हुई है और तीनों इसी घर में रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे आनंद के जन्म के समय ही हो गया था। इसके अलावा चंदू नाम का एक भरोसेमंद नौकर भी साथ में रहता है। चंदू इनके साथ कई सालों से है और उस पर कोई शक नहीं करता। सबसे छोटे बेटे का नाम आनंद है। बेचारा शरीर से लाचार है। उसका एक पांव खराब है, इसीलिए बैसाखी का इस्तेमाल करता है। बहुत ही सीधा और नेक आदमी है। कोई काम नहीं करता और सारा टाइम घर पर ही रहता है। लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक है और उसे कई विषयों पर अच्छा ज्ञान भी है। दूसरा बेटा है निर्मल। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बनने की तैयारी। काफी तेज दिमाग का आदमी है, स्वभाव से समझदार और काफी सुलझा हुआ इंसान है। सुनने में आया है कि विक्रमदास ने निर्मल को ही अपना वारिस बनाया है, लेकिन अभी तक कोई वसीयतनामा हमें मिला नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा बेटा दीपक है। दीपक एक नंबर का नालायक और आवारा आदमी है। हर दिन विक्रमदास से उसकी लड़ाई होती रहती थी। वो कपड़ों का व्यापारी है, उसे व्यापार में काफी घाटा भी हुआ है और उस पर काफी कर्ज भी है, इसीलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे शराब पीने की बुरी आदत भी है और वो कल रात से ही गायब है। ये बहुत सीधा केस है विनोद। दीपक ने ही हत्या की है और रात को हत्या करके फरार हो गया। शायद पैसे ना मिले हो और निर्मल को वारिस बनाए जाने से नाराज होकर उसने ही विक्रमदास की हत्या कर दी है। हमने उसके नाम का वारंट निकलवा दिया है, बचकर कहाँ जाएगा।
संजय ने केस के बारे में लगभग सारी बातें विनोद को बता दी थी। विनोद ने बड़े ध्यान से इंस्पेक्टर संजय की बातों को सुना और फिर बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये केस मुझे काफी हद तक समझ में आ चुका है, लेकिन मैं जांच शुरू करने से पहले एक बार विक्रम दास की लाश को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर संजय विनोद को लेकर उस कमरे में गया जहाँ विक्रम दास की हत्या हुई थी। इनकी हत्या कैसे हुई है और इनके गले पर निशान कैसे हैं? लाश को देखकर विनोद ने कहा। और विनोद ने यह भी गौर किया कि लाश की नाक के आसपास कुछ काले काले धब्बे जैसे दिख रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर संजय बोला, इनकी हत्या गले के पिछले हिस्से में एक खास नाजुक जगह पर कई बार सुई चुभाकर की गई है। यह ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस पर थोड़ी सी भी चोट लगे तो इंसान की जान जाने का खतरा होता है। इसका मतलब यह है कि जिस किसी ने भी हत्या की है उसको इस नाजुक जगह के बारे में अच्छे से पता होगा। शरीर के बारे में ऐसी जानकारी किसी डॉक्टर को ही होती है, किसी आम आदमी को शायद ही ऐसी कोई जानकारी होती होगी, विनोद ने कहा। विनोद काफी ध्यान से विक्रम दास की लाश को देख रहा था। थोड़ी देर लाश को देखने के बाद विनोद ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अब मैं विक्रम दास के बेटों से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मिलना क्या है विनोद, असली हत्यारा तो फरार है, ये तो सीधे लोग हैं यार, संजय ने कहा। संजय की इस बात को सुनकर विनोद थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन फिर भी मिलना जरूरी है। इतना सुनते ही संजय विनोद को लेकर सबसे पहले आनंद के कमरे में गया। वहां आनंद बुरी तरह से रो रहा था। विनोद को देखते ही बोला, हाय, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मुझ जैसे अपाहिज को कौन सहारा देगा। आनंद को रोता हुआ देखकर विनोद उसे दिलासा देते हुए कहता है, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आपको किसी पर शक है? क्या आपको अपने पिता की किसी वसीयत के बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है और ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने कोई वसीयत बनाई थी। जो भी खूनी है, आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना प्लीज। ये कहकर आनंद फिर से रोने लगा। विनोद ने देखा कि आनंद के कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। उसकी मेज पर भी कई सारे पेन रखे हुए थे। आनंद से मिलने के बाद विनोद निर्मल के कमरे में गया। निर्मल अपने कमरे में उदास बैठा हुआ था। विनोद को देखते हुए वो बोला, इंस्पेक्टर संजय ने आपके बारे में बताया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही खूनी को खोज लेंगे। जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों के सही सही जवाब देंगे, विनोद ने निर्मल को देखते हुए कहा। ये कहते हुए विनोद एक मोटी पुस्तक निर्मल के टेबल से उठाकर देखने लगा। अचानक उसकी नजर किताब के पन्नों पर कुछ अंडरलाइन किए हुए शब्दों पर गई। उन वाक्यों को पढ़कर विनोद एकदम से चौंक गया। ये वाक्य बिल्कुल उसी नाजुक जगह के बारे में थे जिस पर वार करके विक्रम दास को मारा गया था। लेकिन विनोद ने निर्मल से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी, या ऐसा तो नहीं कि दीपक ने ही आपके पिताजी का खून किया हो? विनोद ने निर्मल से कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया कितने भी बुरे हों, लेकिन वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी तो बहुत ही सज्जन थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, निर्मल ने विनोद से कहा। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अभी भी आप सब हमारे शक के दायरे में हैं। हम आपसे सहयोग की पूरी आशा करते हैं। इतना कहने के बाद विनोद इंस्पेक्टर संजय से मिला। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन मैं पूरी तसल्ली करके ही आपको बताऊंगा। इसी बीच अगर आपको दीपक के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर विनोद अपने घर की तरफ चला गया। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में विनोद दीपक से पूछताछ कर रहा था। पिछली रात को ही दीपक पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वो पूरी तरह से नशे में चूर था। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई की थी, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने सारी संपत्ति निर्मल के नाम कर दी है तो मुझे गुस्सा आ गया। ऐसी हालत में तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। और मैं उनसे लड़ाई करने के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया, दीपक ने आनंद से कहा। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कौन करता है? विनोद की इस बात को सुनकर दीपक हैरान हो गया और हैरानी के साथ उसने बोला, क्लोरोफॉर्म?
क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल तो, ये कहते कहते दीपक अचानक से रुक गया और फिर विनोद को इसके बारे में बताने लगा। दीपक का जवाब सुनकर विनोद चौंक गया, लेकिन उसने दीपक से कुछ नहीं कहा और दो कांस्टेबल के साथ वो तुरंत ही विक्रमदास की हवेली के लिए निकल पड़ा। विक्रमदास की हवेली पर पहुंचकर विनोद चंदू से मिला और उससे कुछ सवाल जवाब किए। चंदू से कुछ सुराग लेकर वो आनंद के कमरे में गया और बोला, माफ कीजिए, आपके पास कोई पेन है क्या? विनोद के पेन मांगने पर आनंद ने उसे पेन दिया। जैसे ही विनोद ने आनंद से मिली कलम चलाकर देखी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने तुरंत ही कहा, हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। आनंद ये बात सुनकर हैरान हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? मेरे कमरे की तलाशी किस लिए? इसके तुरंत बाद ही विनोद ने कांस्टेबल को तलाशी लेने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर में आनंद के कमरे से सिरिंज और क्लोरोफॉर्म की बोतल बरामद हो चुकी थी। उसके कमरे से विक्रमदास की वसीयत भी मिल चुकी थी। और फिर विनोद ने आनंद से कहा, तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो या फिर किसी दूसरे तरीके से कबूल करोगे? आनंद पकड़ा जा चुका था। वो हैरान था और तुरंत रोते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिता का खून किया है। मैंने ही ये प्लानिंग की थी, मैंने ही मारा है अपने पिता को। और फिर आनंद ने बताना शुरू किया कि उसने अपने पिता को किस तरह और कैसे मारा था। मैंने ये प्लानिंग 1 महीने पहले की थी। मैं अपने शारीरिक अपंगता के लिए पिताजी के तानों से तंग आ चुका था। पिताजी मुझे महसूस कराते थे कि मैं अपंग हूँ और किसी काम का नहीं हूँ और मुझे ही माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। उस दिन तो हद हो गई जब मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी वसीयत निर्मल भैया के नाम कर दी है। उस दिन ही मैंने ठान लिया कि मुझे पिताजी को रास्ते से हटाना होगा और वसीयत भी खत्म करनी होगी, वरना मुझे संपत्ति का एक भी ढेला नहीं मिलेगा और मैं गरीबी में ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं उन्हें मारने का आसान तरीका ढूंढने लगा, जो मुझे निर्मल भैया की डॉक्टरी की किताबों में से मिली। मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने किताबों के वो हिस्से अंडरलाइन करके निर्मल भैया के कमरे में ही छोड़ दिए ताकि शक निर्मल भैया पर जाए। मैं अपंग हूँ, इसलिए मैं उन्हें मारने का आसान तरीका ढूंढ रहा था, जिससे मेरी शारीरिक कमजोरी मेरी रुकावट ना बने। जिस दिन दीपक भैया ने पिताजी से लड़ाई की थी, उसी रात को मुझे सही समय लगा ताकि लोग दीपक भैया पर भी शक करें। उस रात को जब पिताजी सो रहे थे, तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्हें गर्दन के पीछे नाजुक जगह पर सुई चुभा चुभा कर मार डाला। आनंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और अपने पिता को मारने का उसे जरा भी दुख नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था जो उसने विनोद से पूछ लिया, लेकिन आपको मुझ पर शक कैसे हुआ और कैसे पता चला कि मैं ही असली कातिल हूँ? आनंद की इस बात को सुनकर विनोद थोड़ा सा मुस्कुराया और आनंद को बताने लगा, जब मैंने विक्रमदास के नाक पर काले धब्बे देखे तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने रात को इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म की वजह से होता है। फिर मैंने निर्मल के कमरे में किताब पर अंडरलाइन की हुई लाइंस भी देखी। सारी शक की सुई निर्मल की तरफ जा रही थी। लेकिन जब दीपक ने यह बताया कि तुम भी कभी कभी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती, और तुम निर्मल की मेडिकल की किताबें भी बहुत शौक से पढ़ते हो, और फिर चंदू ने मुझे तुम्हारे विक्रमदास के ताने और व्यवहार के बारे में बताया, तब मेरा शक तुम पर निर्मल से ज्यादा हो गया था। निर्मल अगर हत्या करता तो गले पर एक ही निशान होता क्योंकि वो डॉक्टर है, लेकिन गर्दन पर उसी जगह पर कई घाव के निशान बने थे। और आखिर में मुझे लाल रंग की कलम तुम्हारे कमरे में मिली, जो बिल्कुल उसी रंग से मिलती थी जिससे निर्मल की किताबों में अंडरलाइन की गई थी। निर्मल ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता, और रही सही कसर तुम्हारे कमरे में मिली उस वसीयत ने पूरा कर दिया। इस तरह से विनोद ने अपनी समझदारी से एक और केस सुलझा दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही जासूसी कहानियों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहे ओनली स्टोरी फॉर यू पर।